हाँ तो बच्चों उम्मीद है सभी लोगों ने अब तक 13.1 एक्सरसाइज को किया होगा। 13.1 में आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था। अब मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, कैसे हम शो कर पाते हैं, कैसे उन पर सवाल आएंगे, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा लंबा चौड़ा समय आपका नहीं लूंगा। देखो बच्चों एक लाइन में इस चीज को समझ लेंगे। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। अगर कोई दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो हमेशा उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इस कंडीशंस को आपको रटना है। मैं बच्चों को कुछ इस तरह से याद कराता हूँ कि इंटरसेक्शन कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है यदि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब बच्चे कहेंगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दो इवेंट उन्होंने थ्योरेटिकली दे रखी है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली देगा, या आपको क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन देगा जिसमें आप ये तय कर पाएंगे कि ए का बी से कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है, यानी ए बिल्कुल अलग काम कर रहा है और बी का अलग काम कर रहा है, यानी ए के काम करने से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको सवाल की लैंग्वेज में होगा, अदरवाइज वो लिख कर देगा बड़े क्लियर वे में इंडिपेंडेंटली। चलिए कुछ सवालों से इस चीज की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए 13.2। जो लोग नहीं लाए हैं वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पर और 13.2 में मेरे साथ पढ़ेंगे। करेक्ट, चलिए साहब क्या है 13.2 के कुछ क्वेश्चन आपको रीड कराने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, पीए दे रखा है आपको 3/5, बोर्ड नोटिस कीजिएगा। पीए दे रखा है 3/5, क्वेश्चन नंबर पहला है। और पीबी भी आपको दिया हुआ है 1/5, बहुत सिंपल सी बात। और आपसे पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए यदि ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो आपको हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी है। भाई हम जानते हैं अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन बड़ी सिंपल सी बात है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी होगा। यानी कि मेरे बच्चों पी ए है 3/5 इंटू 1/5, देयर शुड बी 3/25 होगा। तो बड़ी सीधी बड़ी सरल तरीके से आप इंडिपेंडेंसी का यूज करेंगे कंडीशंस को फाइंड आउट करने में। ठीक है, चलिए एक बार सवाल को ध्यान से रीड कर लीजिए। ये पहला सवाल 13.2 एक्सरसाइज से। अभी आपको एक आध और इजी सवालों पर चर्चा करूंगा। मैं चाहूंगा सभी लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है उन्होंने हमको एक इवेंट ई दे रखी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, और एक इवेंट पी एफ दे रखी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है, और एक और इवेंट दे रखी है पी इंटरसेक्शन एफ जिसकी प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू 1/5 है। और अब वो आपसे हमसे जानना चाहता है कि भैया क्या ये ई एंड एफ आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। मैं समझ सकता हूँ सारी क्लास तय कर पाएगी क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं। बोले भैया सीधी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई तो है, अदरवाइज नहीं है। तो 3/5 और 3/10 का इंटू करके देखिए क्या वो 1/5 के इक्वल है। बोले किसी भी भाव नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए साहब गाइस, इसका मतलब हियर पी इंटू पी एफ not equals to P intersection F, so they are not independent। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट भी नहीं है। इस तरह से हम लोग तय कर पाएंगे इंडिपेंडेंसी की ऊपर चर्चा कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सबको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यानी इंडिपेंडेंसी का मतलब सीधे तौर पर यही है कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। चलिए एक दो सवालों की तरफ जरूर मूव करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा, बहुत अच्छा सा सवाल है, आप एनसीईआरटी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को रोककर पहले 14 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तब इसको कंटिन्यू चालू कीजिए। ओके, हाँ जी 14 सवाल सबने उम्मीद है पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा है 14 सवाल में कि उन्होंने दो बंदों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है सॉल्व करने की 1/2 एंड पी बी भी दिया है 1/3। ये दो बातें उन्होंने हमको दी हैं और इंडिपेंडेंटली कह रखा है। ठीक है, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड।
फर्स्ट पार्ट में वो प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। सॉल्व का मतलब कैसे भी हो, चाहे एक करे, चाहे दो करे, चाहे सब करें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, यानी पीए यूनियन बी चाहिए। तो पीए यूनियन बी का फॉर्मूला सभी को पता है बेसिक्स में, पीए इंटरसेक्शन बी। तो क्या मैं इसे पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटू पीबी लिख दूं? तो बच्चों पीए बोले भैया 1/2 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सबके दिमाग में आ रहा है मैंने क्यों किया? इंडिपेंडेंट की वजह से, है ना। तो बस कैलकुलेट कर लीजिए, फाइनली आंसर आपके पास। तो कुल मिलाकर इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या निकला? ये इंटरसेक्शन कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन, हाँ भाई एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हो गया भाई? यानी ए करे तो बी मना करे और बी करे तो ए मना करे, अपोजिट हो, कॉन्ट्राडिक्ट करना, एग्जैक्टली वन कहना, ये दोनों बातें एक ही जाते हैं, है ना। अब मैं कह चुका हूं इंटरसेक्शन कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों बड़ी सीधी सी बात, इंटरसेक्शन कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। पीए 1/2 है, हाँ भाई पीवी डैश कैसे निकालूं? बोले भैया 1 में से घटा दीजिए, 1 माइनस पीवी कर दीजिए, पीवी दिया हुआ है। पीए डैश कैसे निकालूं? बोले 1 माइनस पीए कर दीजिए, फाइनली जो आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन। देखिए एक बात यहाँ नोटिस करने की होगी, बोले अभी तो आपने ए और बी को इंडिपेंडेंट कहा था तो हमें समझ में आ गया कि आपने उनको मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया, पर यहाँ तो ए और बी डैश है, तो क्या ए बी के इंडिपेंडेंट होने से ए और बी डैश भी होंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल होंगे। यहाँ आकर मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं जो बेहद जरूरी नोट है, जरा देख लीजिए, मैं रफ करूंगा इसे। एक बेहद जरूरी नोट के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। इफ A and B are independent events, then A and B dash are also independent. That is, इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू PA इंटू PB डैश के इक्वल होगी। हाँ भाई ऐसे ही A डैश एंड B आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, दैट इज PA डैश इंटू PB के इक्वल होगी। और तीसरी बात A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, दैट इज PA डैश इंटरसेक्शन PB डैश इक्वल्स टू PA डैश इनटू PB डैश के इक्वल। यानी कुल मिलाकर एक बात, अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो चाहे कैसा भी इंटरसेक्शन हो, चाहे वो डैश के बीच में हो या वो बिना डैश के बीच में हो, कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। इस तीनों कंडीशंस को आप लोग बेहद अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, करेक्ट बच्चों। तो ये आप लोगों के लिए चर्चा रहेगी इंडिपेंडेंसी के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक्सरसाइज 13.2 को बड़े ध्यान से देखें। देखो बेटा एक नोट के ऊपर और चर्चा में यहां लगे हाथ करूंगा। इफ A and B are independent events, then they can never be mutually exclusive। यानी अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती। बोले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर मान लो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूं, अगर इंडिपेंडेंट है तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू PB गिवन हो गया। और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव B हो गई तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0, यानी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन PA इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा, यानी PA इंटू PB 0 हो जाएगा। और भाई दो इवेंटों का मल्टीप्लिकेशन 0 तो तभी हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक 0 नहीं हो।
और अगर उनमें से कोई एक जीरो हो गई तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, तो वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो हैपनिंग इवेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए मेरे बच्चों, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती, और अगर एक्सक्लूसिव है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। बोर्ड में इस पर बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, तो आप लोग इस सवाल पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती। करेक्ट बच्चों? चलिए, इस सवाल के साथ ही मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग 13.2 लगाएं एनसीईआरटी से, है ना, और मैंने जो डीपीपी दी हैं उनमें से भी इंडिपेंडेंसी के सवालों को छाटने की कोशिश करें, ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रीडिंग का नाम है बेटा। जितना अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, आप उतना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सबसे पहले आप लोग आज 30.1 और 30.2 दोनों एक्सरसाइज को निपटा लेंगे, और जब ये दोनों एक्सरसाइज आपकी निपट जाएंगी तो फिर आप बढ़ेंगे इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, यानी कि बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल की तरफ। ठीक है गाइस? तो अब इस वीडियो के पूरा होने के साथ ही आपका होमवर्क शुरू हो जाता है। 13.1 और 13.2 ये दो एक्सरसाइज आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है, देन आफ्टर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके बच्चों?